विद्यार्थियों गुड आफ्टरनून। आज अपन पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का आज विशेष इसलिए भी महत्व है कि हम जहाँ भारतीय स्वतंत्रता का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स तो खूब मालूम है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, और यदि हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे तो इसमें सब जानकारी आज अपन देखेंगे। संविधान में किस भाग में है, क्यों लिया गया, किस समिति के तहत बना और इसके कितने कुल कर्तव्य हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हैं मूल कर्तव्य। यह संविधान के भाग 4 का यहाँ यदि क कहेंगे और इधर देखेंगे इंग्लिश में इसे ए कहेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि इसमें किस समिति के तहत ये बना। ठीक, तो ये है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह के बारे में कहा जाता है सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री रहने वाले स्वर्ण सिंह हैं। 12 सदस्यों की ये समिति बनी थी। कुल 10 कर्तव्य थे 1976 के संविधान संशोधन से। ठीक है, फिर 11वां संविधान संशोधन, ये जो 11वां कर्तव्य है, अब कुल 11 कर्तव्य हैं। ये 86वां संविधान संशोधन ये हुआ है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन में ये कर्तव्य जोड़ा गया, तो अब कुल 11 कर्तव्य हो गए हैं। और ये 86वां क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो अनिवार्य शिक्षा दी गई है वो ये वाला इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, अब अपन को बच्चों ये देखना है ये जो मौलिक कर्तव्य हैं पहले तो संविधान में नहीं जोड़े गए थे, अब ये कैसे जोड़े गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब अमेरिका का संविधान 1776 में बनता है तब तो मौलिक अधिकार भी नहीं जोड़े गए थे। जब सोवियत रूस ने संविधान बनाया 1936 में, उसने मौलिक अधिकार भी जोड़े, कर्तव्य भी जोड़े। तब संविधान में संशोधन अमेरिका में भी हुआ था और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जब भारत का संविधान 1947 में बनता है तो मौलिक कर्तव्य अधिकार तो थे पर कर्तव्य नहीं थे। तो जब ये देखा गया कि मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो 1975 में जब आपातकाल की घोषणा भारत में होती है तब यह अनिवार्यता देखी गई कि आखिर हमें मौलिक कर्तव्य भी देखना चाहिए। तब स्वर्ण सिंह समिति बनी और उस आधार पर उसने जब अपनी रिपोर्ट दी, उसने 10 कर्तव्यों के बारे में कहा और 11वां कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, और अपन को ये जो मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो प्रेरणा मिली है सोवियत रूस के संविधान से। ठीक है, अब अपन देखते हैं कुल अपन के पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान की, संस्था की, राष्ट्रीय ध्वज की, राष्ट्रीय गान की। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका सम्मान करें। क्लियर बच्चों? फिर अपन को ये देखना है, मैंने अभी जैसा आपको बताया कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम किन अनगिनत जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये एक हो गया राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन के जो वीर हैं हमको उनके प्रति सम्मान हमेशा व्यक्त करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब अपन देखेंगे हम जो भारत के नागरिक हैं, देश की एकता, अखंडता
के प्रति अपने कर्तव्य को हम हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, एक ये हो गया। अब हमको एकता अखंडता के साथ हमको उसकी संप्रभुता की भी रक्षा करनी है। ठीक, एक ये हो गया। अब अपन को देखना है देश के नागरिकों को समरसता और भाईचारा। अब अपन को ये समझे, इसका समरसता का मतलब क्या होता है, भाईचारा, ये ब्रदरहुड कहलाता है। ठीक है, समरसता का मतलब क्या है, भारत में एकता में ये अनेकता जितनी पाई जाती है संस्कृतियों की, अनेकता में भारत में एकता पाई जाती है। यह भारतीय संविधान का भी एक अनूठी विशेषता है और ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक ये विशेषता है। तो हम नागरिकों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बिना जाति भेदभाव अस्पृश्यता इन सबको भूल करके समरसता की भावना अपने में विकसित करनी चाहिए और विकसित होकर के हमको सबके साथ इस तरह रहना चाहिए कि भाईचारे की भावना हमें दिखनी चाहिए। ये चीज़ है कि हमको करना है, मतलब ये संविधान में ऐसा वर्णित है। इसमें एक चीज़ और कही गई है, नागरिकों को ऐसी प्रथाएं परंपराएं नहीं माननी चाहिए जिससे कि नारी के सम्मान को ठेस पहुंचे। हमको ये काम नहीं करना है, ऐसी प्रथाओं का पालन हमें नहीं करना है। तो इससे नारी की श्रेष्ठता का हमें पता चलता है। ये हमको इसका पालन हम नागरिकों को करना चाहिए। ठीक है, देश के नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर देश की एकता के लिए और जब यदि आह्वान किया जाए तो राष्ट्र सेवा के प्रति भी हमें तत्पर रहना चाहिए। इसका हमने उदाहरण यदि देखा तो कोरोना काल में अभी अपने यहाँ जो सेमिनार हुआ था उसमें जो रिसोर्स पर्सन आए थे मिश्रा सर बनारस यूनिवर्सिटी से, उन्होंने एक बात मंच से कही थी कि विदेशों में कोई कोरोना से मरा, कोई मान लीजिए बीमारियों से मरा और कहीं कोई विदेश में भूखा भी मरा क्योंकि लॉकडाउन था, परंतु भारत विश्व का एक ऐसा देश है कि भूखा पेट सोने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। सड़कों में उस समय देखा गया, चाहे वो कोई भी विभाग के कर्मचारी हों, उन्होंने सड़क में यदि कोई फुटपाथ में कोई व्यक्ति बैठा है उसको तक भोजन उपलब्ध कराया हो। अपन ने इस समय कई ऐसे वीडियो देखे थे कि पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति या नागरिक लोगों ने, राह चलते लोगों ने की जो मदद करी और जो फुटपाथ में लोग थे उनको भी कोई भूखे पेट सोने की ऐसी शिकायत अपन को भारत के में देखने को नहीं मिली थी। मैं यदि अपन स्थानीय में अपन देखें तो स्थानीय नागरिकों ने भी ऐसे लोगों की मदद की थी जिनके पास खाने को उस समय भोजन उपलब्ध नहीं था। तो कहने का मतलब यह है, यदि हम नागरिक हैं भारत के तो हमारा एक मूल कर्तव्य ये बनता है कि आवश्यकता पड़ने पर हमें देश की एकता के लिए भी काम करना है और आह्वान किया जाए, आह्वान नहीं, हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उस समय जैसी देश की परिस्थिति हो हमें उसकी सेवा के लिए, नागरिकों की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। तो ये जो देश की एकता और राष्ट्र सेवा के प्रति आह्वान किया जाए तो हमें आह्वान करने पर हमको ये काम करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि नागरिकों को सरकार की संपत्ति सरकार की संपत्ति की रक्षा करनी। अब हम रक्षा कैसे करेंगे? पहले तो अपन ये समझे कि सरकारी संपत्ति होती क्या है। सरकारी संपत्ति होती है जैसे मान लीजिए रेलवे,
पार्क, लाइब्रेरी, सड़कें, हमको ये क्योंकि हम इनका अधिकतर जो प्रयोग है, उपयोग है, ये हम भारत के नागरिक इनका उपयोग करते हैं। तो हमको अपनी इन संपत्ति की जो रक्षा है, और ये नागरिकों को समर्पित है ये सब सेवाएं, तो हमको इन देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनकी रक्षा करें। जैसे कभी कभी होता है, जैसे एक उदाहरण आप देखिए, जब अग्निवीर योजना शुरू की गई थी तो कुछ मतलब बिहार से ये आंदोलन शुरू हो गया था, और जो आंदोलित भीड़ थी, कहीं वो रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, कहीं पार्क को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ज़रूरत पड़ती है, फिर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश निकालता है कि आपको मतलब इस एक्ट के तहत हम आपको सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए हमको आपको प्रति थोड़ा सा मतलब कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तो हमको एक नागरिक होने के नाते हमें ऐसा नहीं करना है, सरकार की संपत्ति की रक्षा हमें करनी चाहिए। ठीक है। एक है कि हम नागरिकों को वैज्ञानिक सोच लेकर चलना चाहिए। वैज्ञानिक सोच, अब हम इस वैज्ञानिक सोच को यदि लेकर चलते हैं तो हमको कार्य दृष्टिकोण यदि हम ऐसा लेकर चलते हैं तो हमें कार्य कारण, विज्ञान क्या कहता है, कार्य और कारण में संबंध, और इस आधार पर अपने दृष्टिकोण को विकसित करना। तो हम नागरिक यदि इस तरह का भी काम करते हैं तो हमको देश को कहीं ना कहीं हम विकास की ओर ले जाते हैं। तो एक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम देश के विकास के प्रति सजग रहें। हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारत की नदियों के प्रति, झीलों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, हमको नदियों की स्वच्छता, ये भी हमको यहाँ स्वच्छता देखनी है। जब स्वच्छता होगी हम आसपास के वातावरण को देखेंगे, वन्य जो सामग्रियां हैं उनका यदि हम ढंग से उपयोग करेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। वन्य जीवों के प्रति भी हमें दया रखनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। और जितने कानून तभी बनते हैं वन्य जीवों के संबंधित जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं रहते। यदि हम जागरूक रहेंगे तो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, वन्य जीव, पर्यावरण ये सब सुरक्षित रहेगा। एक ये है कि हम नागरिक जो हैं, यदि हम सब अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे तो फिर हम उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। और जब हम उत्कर्ष की ओर बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है राष्ट्र का भी विकास हो। और राष्ट्र का विकास कैसे होगा? यदि हम उत्कर्ष करेंगे, उधर अभी मैंने आपको बताया, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण सोच करके यदि कोई काम करते हैं, देश का विकास होता है। तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, स्वाभाविक है राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, नेचुरल है कि देश विकास की ओर अग्रसर होगा। इतना क्लियर है? अगला अपन देखते हैं। ये जो 11वां अपना कर्तव्य आया है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002, इसमें आया है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शासन ने तो नियम बना लिए, मगर अब ये देखिए, क्योंकि मूल कर्तव्य की बात कर रही है, तो हम नागरिकों का भी एक कर्तव्य बनता है कि जिस घर में भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, बालक हैं, उनको हम स्कूलों की ओर भेजें।
शासन तो करता है काम, हमें भी इसमें प्रेरणा ले करके और हमें सरकार के विकास में योगदान करके देश के विकास में योगदान हो सके, इसलिए हमें 6 से 14, क्योंकि यही बच्चे देश के आगे कर्णधार बनते हैं। इसलिए नागरिकों का ये कर्तव्य है कि, और देखिए 86वां संविधान संशोधन करना पड़ा क्योंकि हम नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं। तो और नई शिक्षा नीति में भी ये प्रयास किया गया है कि हम इस उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। ठीक है बच्चों, अपन यहाँ ये देखेंगे मौलिक कर्तव्य हमको मिल तो गए, ठीक है, परंतु इनका पालन, ये मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, इनका पालन करना क्यों आवश्यक है। मौलिक कर्तव्य हम नागरिकों को दिए गए हैं, मतलब यदि मौलिक अधिकार हमारा गहना है तो हमारे मौलिक कर्तव्य भी, हम अपने मौलिक कर्तव्यों पर भी हमें इतराना चाहिए कि हम इसका पालन हम करते हैं। ठीक है, अब हम इनका पालन तो हम करते हैं, पर मौलिक कर्तव्यों के कारण ये विदेशियों को नहीं मिलते, विदेशियों को इनका पालन नहीं करना है, क्योंकि और ये एक इसमें एक शर्त और भी है, नैतिक रूप से हम नैतिकता के आधार पर ही हम मौलिक कर्तव्यों का उपयोग कर सकते हैं, हम इनका पालन कर सकते हैं और हम इनका निर्वहन कर सकते हैं। मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ तो एक बात कहती हूँ, यदि संविधान का भाग 3 है वो मौलिक अधिकार है और संविधान का भाग 4 है मौलिक कर्तव्य। देखिए बच्चों, ये एक सिक्का है, मैं हमेशा जब पढ़ाते समय कहती हूँ कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो ये हेड और टेल। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, यदि ये चीज़ भाग 3 है तो ये भाग 4 है, एक यदि मौलिक अधिकार है तो एक मौलिक कर्तव्य है। तो एक सिक्के के यदि 2 पहलू हैं तो हमको इन दोनों ही पहलुओं का ध्यान रख करके हमें कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है, हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखा और ये हमारे नागरिक होने का परम कर्तव्य है कि हम इसका पालन करें। आप ज़रूर बताइएगा आज का ये क्लास वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आए तो अपने और विद्यार्थियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।